यूट्यूब चैनल मिशन वन वे, मिशन वन वे। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग इससे पहले हम साइंस का सिलेबस डाले थे तो आप लोगों ने अच्छा पसंद किया और लाइक भी किए हैं, कमेंट्स भी किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और ऐसे ही सपोर्ट कीजिए ताकि हम जो है केमिस्ट्री का, हम जो साइंस के पूरे जो है सब चैप्टर को अच्छे से जो है डिस्क्राइब कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो हम बताए थे कि साइंस में जो है एक चैप्टर को हम, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का हर एक चैप्टर को हम डिस्क्राइब करेंगे। तो हम पहले बताए थे केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, तो केमिस्ट्री में सबसे पहला हम चैप्टर जो है आज शुरू करते हैं। तो इस केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और ये पहला चैप्टर हम आज शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री का, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। ये हम लोग का पहला चैप्टर है। इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे कि इसमें हम लोग कैसे अभिक्रिया पढ़ना है और अभिक्रिया के प्रकार, ऑक्सीकरण, अवकरण से संबंधित पूरे इसको हम अच्छे से समझेंगे। इसमें क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो इसको हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। तो इसको हम लोग जो है पार्ट बाय पार्ट में बांट देते हैं। तो इसमें हम लोग को कंटेंट के रूप में क्या पढ़ना है वो हम लोग देख लेते हैं। कंटेंट में हम लोग को पढ़ना है रासायनिक, इस चैप्टर में तो कंटेंट के रूप में हमको पढ़ना है, कंटेंट के रूप में हमको पहला पढ़ना है। एक एक चीज को हम लोग जो है इससे पढ़ते जाएंगे। पहला पढ़ना हम लोग को रासायनिक अभिक्रिया एवं उनकी विशेषताएं। दूसरा में पढ़ना है हम लोग को रासायनिक समीकरण, तीसरा में पढ़ना है रासायनिक समीकरण को संतुलित करें, रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। अगला हम लोग को पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को हम लोग उपचयन भी लिख सकते हैं, उपचयन भी इसको कहते हैं। ऑक्सीकरण एवं अवकरण, इसको हम लोग अपचयन भी कहते हैं, अभिक्रियाएं। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रिया के प्रयोग। दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के प्रभाव भी बोल सकते हैं। ठीक है। अगला हम लोग को पढ़ना है संक्षारण। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है विकृत ग्रंथि। तो स्टूडेंट हम लोग को पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया उनकी विशेषताएं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करें, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण को हम उपचयन और अवकरण को अपचयन कर सकते हैं। दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रिया के प्रभाव, संक्षारण और विकृत ग्रंथियां, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, केमिकल इक्वेशन,
बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, कोलिजन, और इसको बोल सकते हैं हम लोग डेंसिटी। तो ये हम लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं, कुछ कुछ का हम लिख देते हैं। जैसे इसको हम लोग कोलिजन बोल सकते हैं इंग्लिश में, इसको डेंसिटी कहते हैं। ये हो गया आपका केमिकल इक्वेशन। और ये हो गया टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं उनकी विशेषताएं। तो उसको शुरू करने से पहले हमको कुछ जो है थोड़ा सा बेसिक चीज इसमें है जो पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ा कंटेंट शुरू करेंगे। तो हम लोग जो है चारों तरफ कुछ अभिक्रियाएं देखते हैं। जैसे हम लोग चारों ओर कुछ बातों को नोटिस करते हैं और कुछ चीजों भी बोल सकते हैं, कुछ चीजों को नोटिस नहीं कर पाते हैं। जैसे कोयले का जलना, ये हमने सामने में जल रहा है, दिखाई दे रहा है कि कोयला जल रहा है। दूसरा है दूध से दही का बनना। अगला है लोहे में जंग लगना। अगला है आटा से रोटी का बनना। पौधे का बढ़ना, पौधे की वृद्धि, पेड़ पौधे का बढ़ना, पेड़ पौधे का बढ़ना। फलों का पकना तथा श्वसन की क्रिया। तो दोस्तों ये सब जितने भी अभिक्रिया हैं, कोयले का जलना, दूध से दही का बनना, लोहे में जंग लगना, आटे से रोटी का बनना, पेड़ पौधे का बनना, फलों का पकना, श्वसन की क्रिया, ये सभी जो है हम लोग कुछ सामने में दिखाई देता है कि कुछ अभिक्रिया हो रहा है। जैसे दूध से दही बनेगा तो लेकिन हमको पता नहीं चलेगा, लोहे में जंग लगेगा धीरे धीरे लेकिन हमको पता नहीं चलेगा, लेकिन कोयला सामने में चलेगा ये दिखाई देगा। तो कुछ अभिक्रियाओं को हम लोग नोटिस करते हैं डेली लाइफ में और कुछ अभिक्रियाओं को नोटिस नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के जो परिवर्तन होते हैं, तो ये सब परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इस तरह के परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग को एग्जाम में पूछ सकता है कि लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो रासायनिक परिवर्तन है। और भौतिक परिवर्तन भी पूछते हैं, वही बता देते हैं अभी। तो रासायनिक परिवर्तन में आप लोग टिक मारना है, क्योंकि इसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जो पहले वाले पदार्थ से भिन्न होते हैं। तो ये सब जितने भी प्रक्रिया है, जितने भी परिवर्तन है, ये सब को हम लोग क्या परिवर्तन बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। ठीक है। अब हम लोग को देखना है भौतिक परिवर्तन। कुछ अभिक्रियाएं हैं, इसमें हम लिख देते नीचे से, कुछ अभिक्रियाएं के फलस्वरूप, कुछ अभिक्रियाओं के फलस्वरूप
पदार्थों में परिवर्तन तो होता है, फलस्वरूप परिवर्तन होता है, लेकिन नए पदार्थ नहीं बनते हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे हो जाएगा पानी से बर्फ का बनना, पानी से बर्फ का बनना, समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करना, समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करना। तो ये दोनों जो अभिक्रिया, पानी से बर्फ का बनना, समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करना, ये कौन अभिक्रिया हो गया? ये हो गया आपका भौतिक परिवर्तन हो गया। भौतिक परिवर्तन इसको बोलेंगे। तो स्टूडेंट अगर पूछे कि लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो बोलिएगा रासायनिक परिवर्तन है। पानी से बर्फ का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भौतिक परिवर्तन है। मतलब कोई अगर नया पदार्थ बन रहा है तो वो आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया। और कोई नया पदार्थ नहीं बनना है, परिवर्तन तो दोनों में हो रहा है, लेकिन नया पदार्थ इसमें बन नहीं रहा है। पानी से बर्फ बनेगा, फिर बर्फ से पानी बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं, जो आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। लेकिन हम इसको बताते, कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आप लिखिएगा रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन हुआ, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। श्वसन की क्रिया किस प्रकार की है, तो रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक अभिक्रिया। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब हम लोग जो है थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कि एनसीईआरटी में जो है कुछ अभी हम लोग कंटेंट का पढ़ा शुरू नहीं किए हैं, उसमें एक है क्रियाकलाप है। एक क्रियाकलाप क्या है, इससे क्वेश्चन भी पूछता है। क्रियाकलाप यह है कि क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग फीता भी बोल सकते हैं, मैग्नीशियम का फीता या मैग्नीशियम रिबन। क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का बुक में भी है कि क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि ये मैग्नीशियम का रिबन है, इसको मैग्नीशियम का फीता भी कहते हैं। ये मैग्नीशियम का रिबन है, ठीक है। ये हो गया आपका, इसको हम चिमटा से पकड़े हुए हैं, ये हाथ से पकड़े हुए हैं, ठीक है, ये पकड़े हुए हैं। और ये हो गया आपका मैग्नीशियम, एमजी लिख सकते हैं, मैग्नीशियम का रिबन। इसको हम लोग बर्नर की मदद से जला रहे हैं। ये हो गया आपका बर्नर, ये हो गया लो, आपका लो। तो हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम रिबन जो है एक सफेद चमकीले उजले के साथ जलने लगता है। अब यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव बन गया कि मैग्नीशियम के रिबन को जलाएंगे तो वो किस तरह का लो के साथ जलने लगता है, तो वो सफेद उजले, मतलब सफेद रंग उजले चमकीले किस तरह, जैसे दीपावली में हम लोग छुरछुरी जलाते हैं पटाखा, तो वो सफेद छुरछुरी जलाते हैं, वो सफेद उजले की तरह दिखाई देता है। उसी तरह ये जो है हल्का हल्का छुरछुरी के मतलब सफेद रंग की तरह जलने लगता है। और इससे प्राप्त जो राख होगा ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड का राख। ये जो कलर होगा ये किस रंग का होगा, ये सफेद चूर्ण प्राप्त होगा। ये बहुत बार जब ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो किस रंग के साथ वो जलने लगता है, तो सफेद चमकीले के साथ जलने लगता है या उजले चमकीले के साथ जलने लगता है, ये आप लोग। और उसका जो राख प्राप्त हुआ जिसको हम लोग एस्क बोलते हैं, है ना, तो ये जो राख प्राप्त हुआ तो ये भी किस रंग का होगा, सफेद चूर्ण की तरह होता है, सफेद राख होता है इसका। जैसे आजकल हम लोग जैसे कोई लकड़ी जलाते हैं, कागज जलाते हैं तो उसका राख काला होता है, जबकि मैग्नीशियम रिबन का राख जलाएंगे तो वो उसका राख कैसा होगा, सफेद चूर्ण की तरह होता है। तो आप देखते हैं
को वायु की उपस्थिति में, क्योंकि किसी भी चीज को जलाने के लिए वायु होना जरूरी है, तो जब मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन को हम लोग O2 ही लिख सकते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, तो जलाते हैं या फिर हम लोग लिख सकते हैं दहन करते हैं, ये भी चलेगा। जलाते या फिर हम लोग लिख सकते हैं दहन करते हैं। तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड का राख, मैग्नीशियम ऑक्साइड का राख प्राप्त होता है, जो चमकीला उजला या सफेद हम लोग लिख सकते हैं, चमकीला उजला को हम सफेद भी लिख सकते हैं। चमकीला उजला के साथ जलने लगता है, और प्राप्त राख भी सफेद चूर्ण होता है। तो इससे ऑब्जेक्टिव बस यही पूछ सकता है कि मैग्नीशियम रिबन को जो है, मैग्नीशियम के रिबन को जलाते हैं तो किस तरह का जो है रंग जो हमको दिखाई देता है, तो सफेद चूर्ण की तरह वो जलने लगेगा। ठीक है, अब इसका हम अभिक्रिया को देख लेते हैं। तो अभिक्रिया ये होगा कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम सॉलिड हो गया, ठोस है मैग्नीशियम, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन गैस हो गया, जलाएंगे तो क्या होगा, हमको प्राप्त होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। यहाँ पे 2 लगा देते हैं, संतुलित कर देते हैं। ठीक है, ये जो हो गया, ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसका रंग जो होता है वो कैसा होता है, सफेद चूर्ण की तरह होता है। बस आपको ये पूछेगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो है जलाते हैं, मैग्नीशियम के फीता को जलाते हैं तो वो किस तरह का रंग जो है प्राप्त होता है, हमको सफेद चूर्ण की तरह प्राप्त होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और इससे बनता है कि मैग्नीशियम के रिबन को जलाने से पहले उसको रेगमाल से साफ किया जाता है। एक होता है रेगमाल जिसको हम लोग बोलते हैं सैंड पेपर, उससे साफ क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम के रिबन को जलाने से पहले रेगमाल से क्यों साफ करते हैं। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्वेश्चन को, मैग्नीशियम क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रेगमाल, इसको ब्रैकेट में आप सैंड पेपर भी लिख सकते हैं, सैंड पेपर से साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, इसका उत्तर लिखा देते हैं ऊपर में, साफ कर देते हैं। आप लोग जो है इसको राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये जो आपका क्रियाकलाप है, क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो अच्छे से मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का राख प्राप्त होता है। ये हो गया राख मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ये हो गया अभिक्रिया, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा, और इसका जो रंग होगा वो किस तरह का होगा, सफेद चूर्ण की तरह होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम लोग रेगमाल से या फिर जो है सैंड पेपर से क्यों साफ करते हैं, तो इसका उत्तर ऊपर लिखा देते हैं, इसको लिख लीजिए आप लोग। ठीक, अब हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देख रहे हैं कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रेगमाल से साफ क्यों जाता है, क्यों किया जाता है। तो इसका उत्तर जो है यहाँ दे रहे हैं हम लोग। देखिए कि मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हैं तो वो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का
मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमको राख प्राप्त हो रहा है। ये था मैग्नीशियम का रिबन। अभी हम लोग देखिए, इसको हम लोग इसलिए साफ करते हैं ताकि इसके ऊपर में जो ऑक्सीजन का परत ना चढ़े, क्योंकि हम इससे पहले देखिए अभिक्रिया में कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। तो इसमें होता क्या है कि अगर पहले से मैग्नीशियम को हम लोग खुला छोड़ देंगे, मैग्नीशियम रिबन को पहले से हम लोग खुला छोड़ देंगे तो ये वायुमंडल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त कर जाएगा। इसलिए हम लोग पहले जो है रेगमाल से इसको साफ कर लेते हैं ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत हट जाए और हमको मैग्नीशियम जलाने में सुविधा हो, इसलिए हम लोग इसको हटाते हैं। ठीक है, इसको हम लिखते हैं भाषा में रिबन को, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से मात्रा चेंज करते हैं, जलाने से पहले रेगमाल से साफ किया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड पढ़ेंगे इसको। ठीक है, इसको लिख सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, इसीलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए सैंड पेपर या इसको हम लोग लिख सकते हैं रेगमाल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर लीजिए। हम लोग जो है मैग्नीशियम रिबन को चलाने से पहले रेगमाल से साफ करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर में ऑक्सीजन का जो परत ना चढ़े और ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त ना हो। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है कि परत ना चढ़े, इसलिए जो हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड को हटाते हैं, उसको साफ करके वो प्रयोग करते हैं रेगमाल का। इसलिए हम लोग जो है रेगमाल का प्रयोग करते हैं ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत ना चढ़े। ठीक है, इसको आंसर को लिख लीजिए, इसका आंसर यहाँ रह गया। अब हम लोग कंटेंट शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप उतार लीजिए। आप लोग क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी का ये जो है पहला क्वेश्चन है भी कि मैग्नीशियम के रिबन को जलाने से पहले रेगमाल से क्यों साफ किया है, तो आप उसका आंसर ये लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग जो है कंटेंट ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग जो है कंटेंट शुरू करते हैं। जो कंटेंट में हम लोग को पढ़ना है, तो हम लोग देखिए कि इससे पहले जो है एक क्वेश्चन हम लोग का बन के तैयार हो गया एनसीईआरटी का। तो इस प्रकार जो है आप लोग जो है क्वेश्चन को भी हम बताते जाएंगे और ऑब्जेक्टिव भी जो है जहां जहां होगा ऑब्जेक्टिव को जो है बोलते जाएंगे कि ऑब्जेक्टिव का जो है प्रयोग करते हुए जाना है। तो हम लोग देखेंगे कि जो है जो क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाएगा उस तरह उससे भी क्वेश्चन दे देंगे और ऑब्जेक्टिव भी जो आपको बताते हुए साथ साथ में जाएंगे। तो हम लोग कंटेंट शुरू कर रहे हैं। अब कंटेंट हम लोग शुरू कर, कंटेंट का पहला हम लोग पढ़ेंगे। कंटेंट में पहला हम लोग लिखे थे रासायनिक, कंटेंट में पहला हम लोग लिखे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके विशेषताएं। केमिकल रिएक्शन एंड देयर कैरेक्टरिज्म। CHARACTERISM
ISTICS केराटिन। ये हम लोग अब जो है नया कंटेंट शुरू किए हैं, जो एग्जाम में पूछता भी है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं लिखें। तो हम लोग जो है अब पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया है ना, रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन। किसे कहते हैं वो आप लोग क्वेश्चन बना लीजिएगा, हम डायरेक्ट परिभाषा दिखा देते हैं। एग्जाम में पूछता है किसे कहते हैं, अब उतना क्वेश्चन दिखाएंगे तो ज्यादा फिर समय लग जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ाते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब कोई पदार्थ खुद से या किसी अन्य पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आप लोग जो है परिभाषा ये लिख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब कोई पदार्थ खुद से या किसी अन्य पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे इसका जैसे में देख लीजिए, जैसे हम लोग कोई भी अभिक्रिया ले रहे हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तीर का निशान हाइड्रोजन ऑक्साइड माना। हाइड्रोजन को H2 लिखेंगे, H2 गैस है, इसको भौतिक अवस्था लिखते हुए चलेंगे हमेशा। हाइड्रोजन गैस हुआ, ऑक्सीजन भी गैस है, बना जल H2O, ये लिक्विड हुआ। ठीक है, इसको हम लोग संतुलित भी करेंगे, करते हुए चलेंगे, सीख जाइएगा। लेकिन आगे भी हम बताएंगे कि संतुलित कैसे करना है। लेकिन अब फिलहाल ऐसे जो है आप लोग संतुलित कर सकते हैं। ऐसे हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2 संतुलित है क्या हुआ है। तो संतुलित करके हमेशा लिखना, जैसे हम बताएंगे आगे कि संतुलित कैसे करते हैं। कंटेंट का तीसरा में है कि संतुलित कैसे करते हैं संतुलित। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग जो है इसको राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए रासायनिक अभिक्रिया किसे करते हैं, उसका परिभाषा, उसका उदाहरण दे सकते हैं। अब इसमें देखना है हम लोग को कि एक होता है अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। ठीक है, तो इसी में आप लोग को देखना है अभिकारक देखना है। अभिकारक इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, REACTANT रिएक्टेंट। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है अभिकारक कहते हैं। जैसे H2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलाएंगे तो हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब जल बनता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो बनेगा जल। इसमें अभिकारक कौन हो गया, तो इसमें अभिकारक हो गया आपका, अभिकारक जो हो गया वो इधर वाला जो हम लोग बोलेंगे वो इसको अभिकारक बोलते हैं।
अभिकारक, इधर वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। या दूसरा परिभाषा हम लोग बोल सकते हैं कि तीर का निशान के बाएं ओर के पदार्थों को हम लोग अभिकारक कहते हैं, तीर का निशान के बाएं ओर के पदार्थ। या फिर इस अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहा है, इसमें भाग कौन ले रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो अभिकारक कौन हो गया इसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसको हम लोग जो है ये भी लिख सकते हैं कि तीर के निशान के बाएं ओर के पदार्थों को, बाएं और के पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। ये भी बोल सकते हैं हम लोग परिभाषा में, ये भी लिख सकते हैं, तीर का निशान के बाएं ओर के पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लीजिए। दोनों में से कोई एक परिभाषा लिख सकते हैं, या ये वाला भी लिख सकते हैं। अब इसी में है एक है प्रतिफल, प्रतिफल या उत्पाद, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उत्पाद कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अब उसी में बात करते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन, H2 + O2, तीर का निशान H2O। ठीक है, लिक्विड गैस लगा सकते हैं, सब लगाइएगा आप लोग। ये जो जल बना है, ये जो हो गया आपका उत्पाद हो गया, इसको हम लोग उत्पाद बोलेंगे, प्रतिफल भी बोल सकते हैं, ये प्रोडक्ट बन गया। अब इसका परिभाषा फिर हम लोग दूसरा क्या बोल सकता है कि तीर का निशान के दाएं ओर के पदार्थों को प्रतिफल कहते हैं, ये भी बोल सकते हैं। तीर के निशान के दाएं और के पदार्थों को प्रतिफल कहते हैं। इस प्रकार हम लोग देखे कि तीर का निशान के बाएं ओर के पदार्थों को अभिकारक कहते हैं और तीर का निशान के दाएं ओर के पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। या रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। ठीक, इस प्रकार हमें यह प्राप्त हुआ कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन अभिकारक है, जबकि H2O एक उत्पाद या प्रतिफल प्राप्त हुआ। ठीक है, यहां तक हम लोग देखे रासायनिक अभिक्रियाएं। अब हम लोग आगे देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं, इसको लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है इसी में पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, इसी में अभी नया कंटेंट में नहीं गए हैं, इसी में है कि रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं कैरेक्टरिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोई पूछता है कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं लिखें, तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता में हम लोग पढ़ना है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया हम लोग कैसे रासायनिक अभिक्रियाओं में विशेषताएं होती है। पहला विशेषता इसमें है, पहला विशेषता हम लोग पढ़ेंगे गैस की उत्पत्ति। ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है। दूसरा में पढ़ेंगे हम लोग रंग में परिवर्तन। तीसरा में पढ़ेंगे हम लोग तापमान में परिवर्तन।
चौथा में पढ़ेंगे हम लोग अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना। और पांचवा पढ़ेंगे भौतिक अवस्था में परिवर्तन या भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, तो रासायनिक विक्रिया की विशेषताओं में हम लोग को पढ़ना गैस की उत्पत्ति, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, उसके बाद अवक्षेप का बनना, भौतिक अवस्था में परिवर्तन। तो ये सबको फिर हम लोग एक एक करके इसके बारे में पढ़ना है कि गैस की उत्पत्ति में कहाँ गैस की उत्पत्ति रासायनिक विक्रिया के रंग में परिवर्तन कैसे होता है, रासायनिक विक्रिया के तापमान में कैसे परिवर्तन होता है, रासायनिक विक्रिया के अवक्षेप क्या प्राप्त होता है, और उसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। इसको भी लिख लीजिए, रासायनिक विक्रिया की विशेषताएं हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए और हम लोग विशेषता में एक एक करके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। पहला है गैस की उत्पत्ति, दूसरा रंग में परिवर्तन, और तीसरा हो गया तापमान में परिवर्तन, और चौथा हो गया अवक्षेप का बनना, और पांचवा हो गया भौतिक अवस्था में परिवर्तन। तो हम लोग ये जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, एक एक करके जो सबके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। और ऐसी जो है आप लोग वीडियो देखते रहे, और बहुत अच्छा लगा, सपोर्ट किया आप लोग। और इससे पीछे वाला वीडियो हम सिलेबस डाल देते हैं साइंस का, वो भी अच्छा लगा, सपोर्ट किया आप लोग, कमेंट किए, शेयर किए, और अच्छा लगा सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि जो है हम और भी जो है इसको अच्छे जो है बेहतरीन ढंग से बता सके। और कमेंट कीजिए कि कोई आपको दिक्कत हो रहा है, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको हम जो है कमेंट कीजिए, बताइए कि ये दिक्कत हो रहा है, इसको हम अच्छे से जो है और बेहतर ढंग से बता सके। और इसमें जो हम अगर कोई कहीं किसी को लग रहा है कि इसमें कोई त्रुटि है या कुछ भी है, तो वो आप जो कमेंट में लिख सकते हैं और हम उसको जो अच्छे से सुधार। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आप लोग ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छा प्यार दिया। तो इससे पहले वाले वीडियो में भी अच्छे सपोर्ट किए, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में भी जो है अच्छे सपोर्ट देंगे, बहुत प्यार देंगे, और आशा करते हैं कि आगे भी जो है ऐसे प्यार देंगे और हम अच्छे से आप लोग को डिस्क्राइब करके बता सके। ठीक है दोस्तों, देखते रहिए माय यूट्यूब चैनल मिशन वन वे, और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।